दोस्तों नमस्कार। मेंस आंसर राइटिंग का जो सिलसिला हमारा चल रहा है उसी निरंतरता में आज हम एक और क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपसे यार कि आप फर्जी मॉडल उत्तर से आप बच के रहें। यदि आप फर्जी मॉडल उत्तर से बच के नहीं रहेंगे, जिस कॉपी पर अच्छा प्रयास लिखा जाता है, तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है। तो आज कुछ खुशी का माहौल है, इसलिए थोड़ा मुस्कुराहट आ रहा है चेहरे पे। तो आपको यदि मेंस आंसर राइटिंग में कोई दिक्कत हो, आप किसी भी माध्यम से हो, भारत के किसी भी शहर से हो, आप हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप किसी भी शहर में हो, डिस्कशन और डिबेट के माध्यम से आंसर राइटिंग करो। उससे बेहतर प्रैक्टिस कुछ और नहीं हो सकता है। आप क्वेश्चन लिखो, टीचर के साथ डिस्कशन करो, सीनियर के साथ डिस्कशन करो, किसी मेंटर के साथ डिस्कशन करो। अगर आपके पास इस तरह का कोई नहीं अवेलेबल है तो आप हमसे संपर्क करो, आप हमसे डिस्कशन डिबेट कर सकते हो। तो ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आज जो हम लेके आए हैं, यूपीएससी का क्वेश्चन जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसको हम आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। बट आप फर्जी मॉडल उत्तर से किसी भी शहर का हो, आप बच के रहेंगे, ये मेरा सलाह है आपसे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, 18 तक हम आपके सामने डिस्कस किए थे। 19 नंबर क्वेश्चन हम आज आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा 19 नंबर, आप देखिए कि बहुत सिंपल है। आप जानते हैं पेपर थर्ड का जो हमारा सिलेबस है, इंटरनल सिक्योरिटी, उसका सिलेबस है आंतरिक सुरक्षा, कि भारत द्वारा सामना की जाने वाली, ठीक है, भारत द्वारा सामना की जाने वाली आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां क्या है। तो यहाँ पे देखिए, इस शब्द को आप अंडरलाइन कीजिए, यहाँ पे सिर्फ आंतरिक पूछा गया है। दो तरह का सुरक्षा होता है, एक होता है बाह्य सुरक्षा, एक होता है आंतरिक सुरक्षा। जैसे बाह्य सुरक्षा आप कहेंगे क्या, जैसे सपोज कीजिए कि चाइना में कोई बैठा व्यक्ति हमारे देश में साइबर अटैक कर रहा है, तो क्या हुआ, बाह्य हो गया, बाह्य आक्रमण, बाह्य चीज़ सुरक्षा। या चाइना का जो हमारा अति आर्मी है, आपको मालूम है कि हमारे लद्दाख या जो चाइना के साथ हमारा बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश तक समस्या चल रही है, तो वो क्या है। यदि पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी आतंकवादी घटनाएं कुछ होती है हमारे कश्मीर में या हमारे देश में, तो वो क्या है, बाह्य है, बाह्य है ना। तो ये हम करिए, आपको ये ध्यान रखना है कि आंतरिक सुरक्षा चुनौती क्या है। क्वेश्चन आंतरिक पे पूछा गया है। और यदि आप ज़्यादा एग्जाम्पल बाह्य का मार दिए तो फिर एग्जामिनर आपका क्या, आपका सर्जरी कर देगा वो, कि कुछ पता होता नहीं इसको कि आंतरिक क्या होता है, बाह्य क्या होता है। चलिए उसके बाद कहा है कि ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए, ठीक है, ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए नियुक्त केंद्रीय खुफिया और जांच एजेंसियों की भूमिका बताइए कि उसकी क्या भूमिका है, वो क्या। तो भूमिका का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि कहीं पे मारपीट हुआ, गांव घर में अक्सर इस समय होते रहता है, इस उम्र में लोग अक्सर करते रहते हैं। तो यदि आप होते हैं वहाँ पे मार में, यदि आप संलग्न, पूछते हैं कि तुम्हारी क्या भूमिका थी, तुम वहाँ क्या कर रहे थे, नहीं हम एक ही थप्पड़ मारे थे, कोई नहीं ये लाठी से मारा था, तो ये क्या, ये आपकी भूमिका, मतलब आप क्या किए। इसी तरह भारत में जो हमारा सुरक्षा जांच एजेंसी है, जैसे हमारा आईबी है, जिसे हम लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं, सीबीआई है, अर्धसैनिक बल है हमारा, एनआईए है, इंटरनल पुलिस, हमारा पुलिस भी क्या करता है, आंतरिक सुरक्षा चुनौती से हमारा पुलिस निपटता है, जिसको हम लोग, ठीक है, रॉ है, आरओ, ये सब क्या करता है, ये सब सुरक्षा चुनौती से निपटते रहता है। तो इन्हीं की भूमिका के बारे में पूछा गया है कि इनकी भूमिका हमें बताइए। तो उम्मीद करते क्वेश्चन आप बहुत आसान भाषा में समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन को समझने में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी अब। तो आइए हम इस देखेंगे इस क्वेश्चन के भूमिका में क्या लिखा जाएगा, बॉडी में क्या लिखा जाएगा और निष्कर्ष में क्या लिखा जाएगा। तो चलिए, आप फर्जी मॉडल उत्तर से सावधान रहेंगे, ठीक है। और कोई समस्या हो तो हमारे दिए गए नंबर पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हर शहर में फर्जी मॉडल उत्तर चलता है, आप उससे सावधान रहेंगे, ठीक है। आइए अब देखिए, हम यहाँ पे भूमिका की बात करें कि भूमिका इस क्वेश्चन का हम क्या लिखें। तो आप ये बताइए कि भारत में जो हमारा आंतरिक समस्या है या आंतरिक सुरक्षा चुनौती, वो क्यों है। तो भारत क्या है, भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है। आप जानते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत एक बड़ा देश है। इसकी जो भौगोलिक परिस्थिति है ना, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं जंगल है, तो ये इसकी भौगोलिक परिस्थिति है। दूसरा, तीसरा, इसकी जो है लंबी समुद्री सीमा रेखा है। आप जानते हैं लगभग 7500 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबी समुद्री सीमा रेखा है। और यहाँ पे विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो एक गांव घर में कहावत चलता है यार, आप ऐसे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि जहाँ बर्तनें अधिक होती है वहाँ आवाज़ जरूर होती है। इसीलिए तो अगर विभिन्न धार्मिक संप्रदाय के लोग रहते हैं और इतने सारे अप्रवासी हमारे देश में रहते, शरणार्थी से हम कहते हैं, तो समस्या होगी कि नहीं होगी। तो आपको भूमिका इसी पृष्ठभूमि पे लिखना। तो ये हम बताने वाले थे कि आप लिख सकते हैं कि भारत की विशाल भौगोलिक परिस्थिति या भौगोलिक आकार व भौगोलिक सीमाओं के कारण या भौगोलिक सीमाओं के परिणाम स्वरूप, जो भौगोलिक सीमा हमारा जटिल भौगोलिक सीमा, अब देखिए हमारा पाकिस्तान या नॉर्थ ईस्ट के साथ किस तरह का सीमा लगता है, ठीक है, वह कोमा
लंबी समुद्री रेखा के कारण या रेखा के परिणाम स्वरूप भारत में आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां उत्पन्न होती रहती है। इसके अन्य भी कारण है, जैसे विभिन्न धार्मिक संप्रदाय के लोग, जातिगत विविधता आदि। आप लिख दे, या फिर से दोबारा सुन लीजिए कि भारत एक विशाल भौगोलिक आकार वाला देश है। इसकी जटिल भौगोलिक परिस्थितियां, सीमा, कोमा, लंबी समुद्री रेखाएं या तटीय रेखा, कोमा, विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोगों के रहने के परिणाम स्वरूप कुछ शब्द लगा दीजिएगा, बहुत अधिक नहीं, कुछ आंतरिक चुनौतियां हमारे सामने उत्पन्न होती है। ठीक है, पूर्ण विराम। तो यही हमारा आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां, या अगर इसका दूसरा भूमिका हम आपको बता रहे अलग तरीके से, सरकार, देखिए सुरक्षा चुनौती का मतलब क्या, सरकार द्वारा स्थापित, ठीक है, नियम और कानून, लॉ एंड ऑर्डर को जब विभिन्न तरीकों से चुनौती प्रस्तुत की जाती है, उसे चुनौती प्रस्तुत की जाती है या उसका सम्मान नहीं किया जाता है, तो इसी को ही हम सुरक्षा से संबंधित चुनौती कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत की विशाल आकार और भौगोलिक परिस्थिति व लंबी समुद्र तटीय सीमा रेखा, कोमा, विविध प्रकार के जातीय विविधता व धार्मिक विविधता के कारण इस तरह की समस्या भारत में देखी जाती है। पूर्ण विराम। तो दो भूमिका हमने आपको दो तरीका से बताया, आप दोनों में से कोई भूमिका यूज कर सकते हैं। मुझे भी सेकंड वाला भूमिका थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये पढ़ाते पढ़ाते रैंडम हमारे दिमाग में आ गया, क्योंकि हम देख के नहीं पढ़ाते, आप जानते हैं। तो फिर हम बता दें कि सरकारों द्वारा स्थापित लॉ एंड ऑर्डर को जब विभिन्न तरीकों से या विभिन्न समूहों द्वारा चुनौतियां उत्पन्न की जाती हैं, तो उसे ही हम आंतरिक सुरक्षा चुनौती कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत के विशाल भौगोलिक परिस्थिति, इसकी जटिल सीमाएं व लंबी समुद्र तटीय रेखाएं व विभिन्न धार्मिक सामाजिक संप्रदाय के रहने के परिणाम स्वरूप इस तरह की चुनौतियां उत्पन्न होती है। पूर्ण विराम। तो उम्मीद करते हैं आप भूमिका समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्या, बॉडी की। बॉडी में हम क्या लिखें, तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि आंतरिक सुरक्षा चुनौती क्या है। क्वेश्चन है क्या है, तो अब हम एक हेडिंग बनाते हैं, आंतरिक सुरक्षा चुनौती। ठीक है, और इससे पहले हम आपको एक शब्द बता दें कि यहाँ पे आप मैप बना सकते हैं भारत का मैप आप यहाँ पे बनाएंगे। एक अपना आराम से प्यारा सा भारत बनाइए। ये थोड़ा साउथ अधिक हो गया है इतना नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा कम कीजिए इसको भाई। हाँ, ये छोटा सा देश आप भारत बनाइए। ठीक है, और यहाँ पे फिर आप लिखिए कि किधर से क्या समस्या आ रही है, लंबी तटरेखा है, ये हमारा जो जटिल सीमा है, बाउंड्री है। यहाँ पे मैप मांगता है आपसे, मैप बनाएंगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फिर हमने कहा कि आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ, ये यहाँ पे साइड में आप मैप बना दीजिए, यहाँ पे साइड में आप मैप बनाए घेर सकते हैं, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ मैप बनाइए। तो हम आप चलते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट। ये बताइए पहला पॉइंट हमारा क्या, आंतरिक सुरक्षा चुनौती में आप जानते हैं सबसे पहले ज्वलंत क्या, वामपंथी उग्रवाद। आप नॉर्थ ईस्ट की बात कीजिए पहले, जो सबसे ज्वलंत है। तो वामपंथी उग्रवाद की हम बात करते हैं तो जो अभी मणिपुर में हमारा हो रहा है या नॉर्थ ईस्ट में जो हो रहा है वो क्या है, क्या वो आंतरिक सुरक्षा चुनौती को उत्पन्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप कहेंगे बेशक कर रहा है सर, तो ये हमारा होगा क्या, आंतरिक सुरक्षा चुनौती। आप एग्जाम्पल डाल देंगे मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट का, इसको आप एक्सप्लेन कर लेंगे आसानी से। अब हम इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन आपको नहीं कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ले लीजिए क्या, नक्सलवाद। क्या नक्सलवाद भारत की समस्या है या कि नहीं, आज भी ये बताइए। जहां हमारे सीआरपीएफ डिप्यूट होते हैं सुरक्षा के लिए, तो नक्सलवाद छत्तीसगढ़ का बेहतर एग्जाम्पल ले सकते हैं। नक्सलवाद क्यों पनप रहा है, उसकी क्या समस्या, क्या मांग है, आप इसे बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नक्सलवाद दूसरा हमारा क्या है, ये आंतरिक सुरक्षा चुनौती को उत्पन्न करता है कि नहीं करता है। आप ये बिल्कुल करता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं हमारे यहाँ जो हमने कहा सांप्रदायिक तनाव। तो सांप्रदायिक तनाव यहाँ पे आप लिख लीजिए, सांप्रदायिक तनाव। तीसरा पॉइंट लिखिए सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक तनाव। तो आप देखते हैं कई बार हमारे देश में अभी भी चल रहा है, राजस्थान के उदयपुर में भी चल रहा है, 2-3 दिन पहले ये घटना हुई है, आपको जानकारी होगा। तो क्या सांप्रदायिक तनाव, चाहे वो दो जातियों के बीच कभी कभी हो जाती है या दो धार्मिक समूहों के बीच होती है, तो क्या जो दंगे हमारे देश में कभी बार हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए था, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है, बट हो जाता है, कई धार्मिक अवसरों पर हो जाता है। तो क्या होगा, अभी यूपी में आपने देखा था
कि जो कंवरियों के साथ किस तरह से क्या चला था। तो ये क्या है, सांप्रदायिक तनाव है। तो क्या ये सांप्रदायिक तनाव हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा चुनौती को उत्पन्न करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर लेंगे बेहतर कि आंतरिक सुरक्षा चुनौती हमारे पास क्या क्या है। तो यही तो हमारे पास ये चुनौती है। चलिए ठीक है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट, हम बात करते हैं अवैध प्रवासी का। हमारे देश में कितने अवैध प्रवासी आज रह रहे हैं आप जानते हैं? अवैध प्रवासी जैसे रोहिंग्या बहुत सारा है, तो उदाहरण आप रोहिंग्या का ले सकते हैं। तो क्या वो आंतरिक सुरक्षा चुनौती उत्पन्न नहीं कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। तो अवैध प्रवासी जो हमारे यहाँ है वह एक आंतरिक सुरक्षा चुनौती को बहुत स्तर पे प्रभावित कर रहा है, और रोहिंग्या का एग्जाम्पल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, संगठित अपराध। ठीक है, संगठित अपराध। आप कहेंगे ये क्या है, तो बताते हैं आपको। अब देखिए हमारा जो देश है वो इधर एक तरफ गोल्डन ट्रायंगल, एक तरफ हमारा गोल्डन क्रिसेंट है। हम अपने पिछले वाले वीडियो में ये सब बात बताए हैं, आपको देखना चाहिए यदि आप नहीं देखे हैं तो। जैसे हम ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग्स, अवैध हथियार, अवैध हथियार। तो क्या ये जो अवैध हथियार हमारे यहाँ आता है, देखिए कई बार जब मर्डर होता है तो अक्सर ये बात आती है कि यार ये हथियार तो हमारे देश में बैन है, जैसे सिद्धू मूसेवाला का हुआ, सलमान खान के घर बाहर गोली चला, ऐसे होते रहते हैं हमारे देश में, इंटरनल प्रॉब्लम होते रहता है। तो वहाँ पे ये आती है ना कि ये हथियार तो हमारे यहाँ बैन है। फिर देखिए पंजाब को कितना ड्रग्स वहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये क्या है, तो ये हमारे संगठित अपराध जो है, जो अवैध मानव तस्करी जो होता है, तो ये क्या कर रहा है, क्या ये हमारे आंतरिक सुरक्षा को चुनौती उत्पन्न कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप बताएं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सब पॉइंट को समझ रहे होंगे, इसे आप एक्सप्लेन कर लेंगे एग्जाम्पल के साथ, हर पॉइंट के साथ हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चले। आगे देखिए साइबर ठगी। आजकल तो ये बहुत टॉप पे चल रहा है, साइबर ठगी। हमारे देश के भी बैठे हुए लोग, जो हमारे देश के ही कुछ लोग हैं, वो भी साइबर ठगी कर लेते हैं। कि जैसे अक्सर सुना जाता है कि यार हमारे अकाउंट से पैसा कट गया, और फिर विदेश वाले तो करते ही हैं यार। तो साइबर ठगी ये क्या है, ये हमारे आंतरिक सुरक्षा चुनौती को उत्पन्न कर रहा है। तो आप इसे एक्सप्लेन कर लेंगे, और आप अपना व्यक्तिगत अनुभव भी लिख लीजिएगा, पैसा आपका कटा हो अचानक लिख लीजिएगा, हमारा भी पैसा कट गया था, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसे में लिखा जाता है। फिर हम बता रहे हैं आपको, यदि आप ऐसे लिख रहे होते इस पॉइंट पे सुरक्षा चुनौती पर, तो वहाँ पे आप एक कहानी क्रिएट कर सकते थे। वहाँ पे एक कहानी आप क्रिएट कर सकते थे कि मेरे फादर ने मुझे इतना रुपया भेजा, मैं जिस शहर में रह रहा था मेरे पैसा आया ही, ताकि मुझे एक इस तरह का मैसेज मिला, मैंने उसे क्लिक कर दिया, ये और मेरे अकाउंट से इतना पैसा कट गया। तो खुद इस तरह का मेरे साथ भी हो चुका है। तो ये आप ऐसे में कहानी बना सकते हैं, जीएस में ऐसा आंसर नहीं लिखा जाता है, बता रहे हैं। ठीक है, कुछ कुछ संदर्भ आता है तो ऐसे का भी हम बता देते हैं। तो साइबर ठगी, साइबर अपराध क्या हमारे आंतरिक सुरक्षा चुनौती को उत्पन्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बेशक कर रहा है। एक और पॉइंट देखिए, जो हमारा जम्मू का समस्या आप देखिए, आतंकवाद। तो आतंकवाद आप कहें अभी तो बाहरी बताए, आतंकवाद बाहरी कारक भी, इंटरनल कारक भी। जम्मू कश्मीर में क्यों इतनी सुरक्षा चुनौती उत्पन्न हो रही है, और आतंकवाद की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। तो ठीक है, आप समझे क्या क्या है, समझ क्या क्या है ये पूछा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता, एक थोड़ा बताते हैं कि भारत द्वारा सामना की जाने वाली आंतरिक सुरक्षा चुनौती के क्या कारण है, अगर क्या कारण पूछता तो वहाँ पे आंसर चेंज हो जाता। फिर हम आपको बता रहे हैं, अगर ये पूछता क्या कारण है तो आंसर चेंज होता, लेकिन यहाँ पूछा है कि क्या क्या है, तो क्या क्या है को हम गिना दिए। उम्मीद करते हैं काफ़ी सारा पॉइंट हम आपको दे दिए हैं। इतना तो लिखते लिखते आपका कॉपी भर जाएगा और स्पेस भी नहीं बचेगा, पॉइंट खत्म नहीं होगा। अब इसमें कह रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों की क्या भूमिका है, तो क्या 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 कारण है उसका आंसर अलग होगा। तो यदि आपको मेंस आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा पेड क्लास चलता है, उसमें हम काफ़ी चीज़ बताते हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन देते हैं, लिखाते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। तो देखिए ये तो बॉडी का एक पॉइंट था यार, क्वेश्चन दो पूछा है ना, एक क्या क्या है और राष्ट्रीय जांच एजेंसी की भूमिका पूछा है, दो क्वेश्चन पूछा है। तो अभी तो एक ही का आंसर हुआ है, फिर बॉडी का दूसरा पार्ट हमारा आएगा। तो ये बॉडी का दूसरा पार्ट क्या है हमारा, कि केंद्रीय खुफिया और जांच एजेंसी की भूमिका। तो हम यहाँ सिंपल लिख देते हैं, आप कंप्लीट लिख लीजिएगा कि जांच एजेंसी की भूमिका। अब देखिए हमारे देश में क्या क्या है, आंतरिक सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए क्या क्या है। सबसे पहले तो हमारे राज्य पुलिस है। राज्य पुलिस निपटता है कि नहीं निपटता है?
तो आप लिख दीजिए कि राज्यों की पुलिस हर, चूंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है, तो राज्यों की पुलिस, आप इसके विषय में 2-3 लाइन लिख दीजिए कि राज्य की पुलिस भी जो है आंतरिक सुरक्षा चुनौती से निपटता है। अभी देखिए जो हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था, तो वो क्या है, आंतरिक सुरक्षा को चुनौती उत्पन्न कर दिया ना। इसके बाद फिर पुलिस जांच की, फिर सीबीआई को इंटर करना पड़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरफीयर करना पड़ा। तो सबसे पहले तो आप राज्य पुलिस के बारे में लिख दीजिए। इसके विषय में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपका भी अपना अनुभव होगा, ये पुलिस से आपका सामना होते ही रहता होगा, कई बार होते रहता है, हमारा तो होते ही रहता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्या है, हम आईबी की बात करते हैं, जिसको हम लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं। ये क्या करता है, जो आंतरिक सुरक्षा हमारा है, तो इंटेलिजेंस का काम करता है। जैसे प्रमुख आंतरिक खुफिया एजेंसी, कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ, जिसे हम लोग कहते हैं इन्फॉर्मेशन देना कि यहाँ ये कैसे हो गया। तो आईबी की भूमिका आप जानते हैं, आईबी क्या करता है, सरकार को रिपोर्ट करती है कि आपके यहाँ पे इस तरह का होने वाला है, ये घटनाएं हो सकती है। तो फिर वहाँ क्या होता है, जो हमारी सुरक्षा एजेंसी बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, पुलिस है, आर्मी है, ये जो भी फोर्स है वो वहाँ पे फिर अलर्ट होती है, सरकार अपनी एजेंसियों को वहाँ पे अलर्ट करती है। तो आईबी की भूमिका आप जानते हैं, आईबी खुफिया एजेंसी है जो इस तरह की घटनाओं का संकेत सरकार को करती है, और फिर सरकार उस पर अलर्ट होकर उस समस्या चुनौतियों का सामना करती है, और कई बार निष्फल भी हुआ है। मतलब सरकार नहीं, वो घटनाएं को निष्फल किया गया, घटनाएं घटित होने से पहले वहाँ पे रोक दिया गया है। अगला आप जानते हैं, जो अगला चलिए, तो हमने 2 एजेंसी बताया, एक राज्य पुलिस, दूसरा आईबी, तीसरा हमारा क्या है, एनआईए। आप जानते हैं 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से कहा जाता है। ये भी क्या करता है, अगर हमारे देश में कोई आतंकवादी घटनाएं घटती है, इस तरह की सुरक्षा चुनौतियां उत्पन्न होती है, तो एनआई उसके जांच करते हैं। एनआई का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, ये आप इसका मेंशन कर दें कि इन्होंने जितना केस रजिस्टर किया है उसमें 95% में दोषी पाया गया है लोग। मतलब गलत केस नहीं होता है एनआई के द्वारा, ऐसे नहीं किसी को फंसाने के लिए, किसी नहीं, एनआई बहुत रिपोर्टेड संस्था, अपने अपनी काफ़ी इज्जत कमाई है, ये 95% इसका सक्सेस रेट है। तो एनआईए का आप लीजिए, एनआईए हमारे यहाँ क्या करती है, जांच, यही जांच करती है सेम, लेकिन ये आतंकवादी घटनाएं अगर होती है, होने वाली होती है, तो ये उनका, जैसे मुंबई में हुआ था और होते रहता है, आप देखिए कई बार हो जाता है। अभी भी दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें, तो 15 अगस्त से पहले दिल्ली में एक आईएसआई का शायद एजेंट पकड़ाया था, तो क्या एनआईए को फिर दिया जांच करने के लिए, आप जांच कीजिए भाई ये कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, किस लिए आया था। तो ये हमारा एनआईए का भूमिका आप इस तरह एग्जाम्पल के साथ लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए हमारा सीबीआई है, फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। ये क्या करता है, आप देखिए अभी देख रहे हो कि ये पश्चिम बंगाल के रेप का केस का जांच कर रहा है, तो ये सिर्फ इसी तरह केस का जांच नहीं करता है, ये भ्रष्टाचार, अरविंद केजरीवाल जी हमारे जेल में हैं, आपको मालूम होगा, तो सीबीआई के केस में वो जेल में है, तो ये भ्रष्टाचार, अपराध, तस्करी, इस सब का ये जांच करता है सीबीआई। ठीक है, तो समझ गए होंगे सीबीआई के बारे में। अब क्या बताएं, आपको तो मालूम है सीबीआई यही सब, जो अपराध, बेसिकली भ्रष्टाचार एक अपराध की जांच करता है, कि जो अपराध भ्रष्टाचार में होता है। भ्रष्टाचार भी क्या करता है, क्या भ्रष्टाचार हमारे सुरक्षा चुनौती को प्रोड्यूस करता है, क्या उत्पन्न करता है, हमारे सुरक्षा चुनौती उत्पन्न करता है। जो भी हमारा ड्रग्स में, अवैध हथियार में जो पैसा है उपयोग होता है, तो पैसा ही तो उपयोग होता है ना, वो कौन सा पैसा होता है, करप्शन वाला पैसा होता है, तो सीबीआई उसकी जाँच करती है स्पेशली। फिर एक हमारा देखिए एक रॉ होता है, आप जानते होंगे रॉ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये तो बहुत खतरनाक वाला होता है, ये हमारे देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, यदि बाहरी सुरक्षा चुनौती भी आपको लिखने के लिए, तो वहाँ पे आप राव का जिक्र करेंगे, वहाँ पे आप आईबी का जिक्र करेंगे। लेकिन जो राव है हमारा, वो इंटरनल सुरक्षा को भी जांच करता है, वो इन्फॉर्मेशन देते रहता है, जैसे कहीं अगर वो पूरे देश में फैला होता है। आप जानते हैं राव के बारे में, वो खुफिया तंत्र एक दूसरे को अवेलेबल कराता है, यहाँ ऐसा होने वाला, यहाँ ऐसा होने वाला। इसे जानते हो, कई बार क्या होता है कि घटना होने से पहले, कई बार जैसे हमने क्या कहा, दिल्ली का एग्जाम्पल दिया, कि कोई एक जांच एजेंसी नहीं पकड़ती, वो सब कोऑर्डिनेशन में काम करती है, इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहती है, और फिर उसे अरेस्ट करती है, और अरेस्ट करने के लिए आखिरकार पुलिस जाती है। सीबीआई या एनआई सब बहुत कम जाती है, सीबीआई तो कभी जाती भी है, लेकिन एनआईआर तो बहुत कम जाती है। उसके बाद ये राव का तो बहुत कम, पता भी नहीं चलता, राव पता भी नहीं आपको चलेगा, यार हो सकता है आपके बगल में कोई राव का एजेंट खड़ा, आपको नहीं पता चलेगा कि राव का एजेंट है, वो बहुत सीक्रेट तरीके से काम करता है। आप जानते हैं इसके विषय में, राव के बारे में। चल, इसके बाद हमारा एक एनटीआरओ है, ये एनटीआरओ, ये साइबर सुरक्षा के लिए काम करता है, जो हमने साइबर ठगी बताया था। तो एनटीआरओ साइबर सुरक्षा, जो हमारे देश में साइबर अपराध हो रहा है, चाहे देश के बाहर से हो या देश के अंदर से हो, तो ये इसकी सुरक्षा के लिए, साइबर सुरक्षा के लिए एनटीआरओ काम करता है। ठीक, इसका आप दे देंगे एग्जाम्पल यहाँ पे। इसके बाद लास्ट ले लीजिए हमारा एक अर्ध सैनिक बल। ठीक है, अर्ध सैनिक बल, तो अर्ध सैनिक बल का भी आप जिक्र कर लीजिए,
यहाँ पे सीआरपीएफ हमारा क्या करता है, नक्सली से तो वही लड़ता है ना, सीआरपीएफ या सीआईएसएफ। देखिए वो क्या करता है, जो हमारा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, जो मेट्रो है, आनंद जगह है, उसकी सुरक्षा सीआईएसएफ करती है। तो ये सब क्या है, ये आंतरिक सुरक्षा से लड़ता है। तो ठीक है, अर्धसैनिक बल के बारे में आप जानते हैं, इसमें 6 बटालियन होते हैं, ठीक है। बीएसएफ हमारा है तो वो बॉर्डर सुरक्षा करता है, लेकिन बाकी जो है वो क्या करता है, इंटरनल सुरक्षा करता है। नक्सली से सीआरपीएफ ही लड़ता है। तो ये हमारा था निम्नलिखित जांच एजेंसी या विभिन्न जांच एजेंसियां जो आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटती है, लड़ती है, काम करती है, ठीक है। और उसके बाद देखिए एक बताते, ये इस आंसर में लिखा नहीं जाएगा, लेकिन नक्सली से काउंटर करने के लिए, नक्सली से मुकाबला करने के लिए सरकार ने समाधान नामक एक पोर्टल, एक योजना लाया था। तो वो अगर कभी नक्सली पे स्पेशल सवाल को हम एक्सप्लेन करेंगे फिर वहाँ आपको बता देंगे। तो क्वेश्चन का आप जो है बॉडी समझ के पूरी तरीके से 2 पार्ट में, तो इतना पॉइंट आप लिख नहीं पाएंगे जितना पॉइंट हमने बताया, क्योंकि आपके पास 250 शब्द का क्वेश्चन है, 240 शब्दों में आप लिखेंगे और 2 बॉडी में पॉइंट दिया हुआ है। एक तो हमारा क्या है और इसकी भूमिका, तो मुश्किल से 100 शब्द आप उसका लिखेंगे, 100 शब्द इसका, 100 शब्द कितना, अगर 3 से 4 पॉइंट भी आप एक्सप्लेन के 20 से 25 शब्द, 4 पॉइंट आप 100 पहुंच जाएंगे। और हमने पॉइंट आपको काफ़ी बता दिया है, तो आपको जो याद रहे वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन का हम लोग निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष क्या लिखे, तो चलिए आप फर्जी मॉडल उत्तर से सावधान रहेंगे, और अगर कोई दिक्कत हो आपको मेंस आंसर राइटिंग में तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। निष्कर्ष क्या लिखा जाएगा ये बताइए, थोड़ा सोचिए। तो देखिए भारत के आर्थिक विकास है, तो आर्थिक विकास भारत कब होगा, जब हमारे देश में शांति बनी रहेगी, ठीक है। देश में जब शांति रहेगा तभी तो आर्थिक विकास होगा ना। तो भारत के आर्थिक विकास हेतु, ठीक है, शांति व्यवस्था स्थापित करना ये पहली जिम्मेदारी है, यह पहला कारण है, ये पहली जिम्मेदारी है शांति व्यवस्था स्थापित करने हेतु। तो भारत जो हमारा है, तो आप लिखेंगे कि भारत में को विश्व गुरु या आर्थिक विकास से विकसित देश बनने हेतु, ठीक है, भारत को विकसित देश बनने हेतु जो सबसे प्राथमिक चीज़ है वो है शांति एवं व्यवस्था, सुरक्षा। तो भारत अपने आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ या विभिन्न एजेंसियों के समन्वय के माध्यम से, जो एजेंसी आपने ऊपर बताया है, तो विभिन्न एजेंसियों के समन्वय के माध्यम से भारत अपने आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ बाह्य सुरक्षा से भी अपनी सुरक्षा कवच को मजबूत करे, सुरक्षा कवच को मजबूत करे, जिससे इस तरह की जो चुनौती भारत के सामने उत्पन्न होती है उसे नगण्य किया जा सके। पूर्ण विराम, ठीक है। तो देखिए विकास के लिए सबसे प्राइमरी चीज़ है लॉ एंड ऑर्डर, आप जानते हैं। इससे फिर भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनने हेतु सबसे प्राथमिक जो कारण या जिम्मेदारी, जो सबसे प्राथमिक महत्वपूर्ण चीज़ है वो है लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा व्यवस्था। तो भारत के एजेंसियों को अपने अंदर समन्वय स्थापित करते हुए आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के साथ साथ बाहरी सुरक्षा चुनौतियों का भी सामना करना चाहिए था, और ऐसी व्यवस्था उत्पन्न बनानी चाहिए थी, ऐसा सिस्टम बनानी चाहिए थी जिससे कि सभी तरह की चुनौतियों, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा चुनौतियों को वह नगण्य कर सके या शून्य कर सके। आपको जो याद हो, नगण्य भी आप लिख सकते हैं, शून्य भी आप लिख सकते हैं, ताकि उन सारी चुनौतियों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। अब साइबर ठगी से यदि आपका पैसा, आपके देश से पैसा चले गया तो फिर आप डेवलपमेंट कैसे करेंगे। और अगर सुरक्षा चुनौती आपके यहाँ चलते रहे, इस तरह घटनाएं होती रहे, तो कोई विदेशी निवेशक आपके यहाँ नहीं आएगा, आप ट्रेड नहीं होगा। इसीलिए तो आप आंतरिक सुरक्षा चुनौती पर क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन हमारे लिए बाह्य सुरक्षा चुनौती एक महत्वपूर्ण कारण है, महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप उसके तरफ भी निष्कर्ष में इशारा कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझ गए होंगे, और यदि हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब किया कीजिए, लोगों को शेयर किया कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फर्जी मॉडल उत्तर से आप बच के रहेंगे, नहीं रहेंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। धन्यवाद।